Good evening, everyone. खुश तो बहुत हो गए तुम लोग दोपहर में लेक्चर शिफ्ट करवा के, नहीं? अच्छा, कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाराज हैं? और नाराज ही रहो। तुमको क्या लगा तुम्हारी ओपिनियन ले रहा हूं? तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हे ह्याचं झूम थोडासा कमी होऊ शकतं का? जास्तच मोठं दिसतोय. एवढं नाही. अच्छा, ऑनलाइन वाले भी नाराज है? क्या बात है, तुमको क्या ही फर्क पड़ रहा है बे? तुमने तो क्या बस ऐसे कंबल से उठ के बस लेक्चर अटेंड करने हैं? सुबह का टाइम हो तो भी तुम नींद से उठोगे, दोपहर का टाइम हो तो भी तुम नींद से उठोगे, तो तुमको क्या ही फर्क पड़ने वाला है पागल। हाँ, चलो पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बाकी सब टाइम पास है। अच्छा, मोह माया है? हाँ। देर है दुरुस्त है, बंदों को समझ तो आ गया कि बहुत सारी चीजें मोह माया होती है। सर बस सर फर्क इतना है कि उस मोह की माया में से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उस मोह की माया में से बाहर निकल जाएंगे ना, तो पक्के में हमको आईसीआई पास कर देगी। ऐसा समझ में आ गया तुम लोग को? अच्छा, ठीक है। So what we discussed in our previous lecture, that there are multiple adjustments that we are supposed to do when it comes to the financial statements of the not for profit making organizations. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें हमको पता चला कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले हैं। पर वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने वाला है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, पर यहां पे ट्रेडिंग पी एंड एल अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेनली द एनपीओज प्रोवाइड द सर्विसेज, दे डू नॉट डील इनटू द गुड्स प्राइमरीली. देयर मे बी सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल्स, जहां पे मेडिसिन सेल भी हो सकता है, और इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट्स, जहां पे फूड सप्लाईज भी सर्व होते हैं. So in such kind of cases, we may have the income statement being prepared separately for the restaurant. We may have the income statement being prepared for the clinic separately. Such kind of situations can be there, but otherwise, income statement is a simple profit and loss account. Debit side पे सारे के सारे खर्च, credit side पे सारी की सारी incomes. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाएगा वो अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाएगा, मतलब जो इस साल से रिलेटेड है वही सिर्फ इस साल के इनकम स्टेटमेंट में आएगा. इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हम लोग मैचिंग कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे. जो इस साल से रिलेटेड खर्च है वो इसी साल में बुक होने चाहिए, चाहे वो इस साल में पे हुए हो, चाहे वो पिछले साल में पे हुए थे, चाहे वो अगले साल में पे होने वाले हो. उसी तरह से इनकम्स भी, वेदर दोज आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, whether those were received in previous year or still receivable at the end of the current year, but if those are related to current year, those will be included in the income statement of current year itself or not. So now, considering this premise, using this particular premise, let's try to understand the various adjustments. सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा सेकंड लेवल पे रखता हूं मैं. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ असेट. एनी परचेज और सेल ऑफ एन असेट will affect the depreciation on the assets, as well as it will also affect the
प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज जब भी आप किसी असेट को बेचते हो तो उस पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. Such profit or loss on sale of asset is to be adjusted in income and expenditure account. Is the point right? Now, let's try to observe the various scenarios in which it can be provided to us. हम जब क्वेश्चन आता है हमारे सामने, उस समय पे हमें हमारे सामने जिस तरह से उस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है, लेट्स ट्राई टू डील विद दोज सिनेरियोज. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सिनेरियोज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप the illustrative ones by which you will be able to understand कि आखिर हमें सेल ऑफ असेट, परचेस ऑफ असेट को डील कैसे करना है. राइट, लेट्स से सेल और परचेस ऑफ असेट. X1 have been given an opening balance sheet. Sir, we have discussed concept of accounting, formats, adjustments, type of questions. सच में ज्ञानी बंदा बैठा है. बैलेंस शीट बेटा 4 दिन पहले पढ़ाया था. मुझे पता है मैं गजनी जनरेशन को पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी है. सारे थोड़ी ना तेरे जितने होशियार है. 3 इडियट्स में तू ही था चतुर की जगह पे. वेल, बैलेंस शीट as on 31st of March 2022. In this, we have been provided fixed assets. Let's say 5 lakh. Then we are also being provided the receipt and payment account for 2022-23. And in this receipt and payment account, we have been provided on the credit side by fixed assets. Into bracket 1/10/2022, rupees 1 lakh. All right. And along with that, we have been provided an additional information. Depreciation is provided on assets at 15% per. Is it one right? Now here, if you would observe the receipt and payment account, it shows by fixed assets rupees 1 lakh. That simply means that there is a fresh purchase of a fixed asset worth rupees 1 lakh or not. And they've clearly provided the date of purchase as well. If nothing has been provided with reference to the date of purchase, I would always suggest, right, it is presumed that the asset is purchased on the first date of the year. Depreciation calculate करने में सबसे simple हो जाता है. Why not last date of the year? फिर वो ओपनिंग वाली असेट का डिप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करो, जो न्यू असेट है उसका डिप्रिसिएशन अलग, उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट ही मत करो. भूल सकते हैं ना हम लोग. बेटर ऑप्शन इज व्हाट? इट इज अज्यूम दैट द असेट इज परचेज्ड ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर इफ नथिंग इज बीन प्रोवाइडेड. लिखो ना, पॉइंट टू रिमेंबर. If date of purchase for asset purchased, if date of purchase for asset purchased
is not provided, comma, write a note mentioning asset is purchased on first date of the year. Is it right? तो अब यहां पे क्योंकि डेट प्रोवाइडेड है, आपके पेमेंट साइड में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाया गया कि फिक्स्ड असेट आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की, मतलब दिस विल बी एडेड टू द करंट ईयर्स असेट्स और नॉट? बट क्योंकि वो असेट 1 अक्टूबर को परचेज हुई है, इसीलिए उस पर डिप्रीसिएशन कितना आएगा? ओनली फॉर 6 मंथ्स. हाँ, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है राइट 10% ऑफ फर्नीचर. इन दैट केस द डेट ऑफ परचेज हैज नो वैल्यू. व्हाई? They have not mentioned 10% per annum. They have simply mentioned what? Write 10% of furniture. तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा फर्नीचर का, उसका 10% डायरेक्टली डिप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा. Is it right? So in this case, how will we present it? Solution. In my income and expenditure account, I'll show only and only the depreciation on that asset or not? Whereas in my balance sheet, I'll be having what? Closing balance sheet as on 31st March 23. Year ending 31st March 23. Fixed assets. Inner amount column 5 lakh. Add new asset or additions 1 lakh. है ना? सब टोटल 6 lakh less depreciation 82,500. Why 82,500? ओपनिंग वाली 5 लाख के असेट पे पूरे साल का डिप्रीसिएशन 75,000 और जो नया असेट परचेज किया 1 लाख रुपए का, उस पे सिर्फ 6 महीने का डिप्रीसिएशन 7,500. So total of 75 plus 7,500 comes to 82,500 or not? And therefore the balancing figure to the outermost column 5,17,500. Am I right? उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for year ended 31st March 2023 to depreciation. हाँ, यहां आप कैलकुलेशंस दिखा सकते हो. ओपनिंग बैलेंस 75,000. आप अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो. न्यू असेट 7,500. Total to the outermost column 82,500. Am I right? बड़ा ही चिल्लर सा एग्जाम्पल. स्टार्टर्स, फील है ना? Shall I go ahead? Another example. X2. Balance sheet as on 31st March 22. Fixed assets 5 lakh.
Receipt in payment account. On to the payment side, buy fixed assets 1 lakh. On to the debit side 2. Sale of asset rupees 80,000. Book value on 1/4/22 rupees 1 lakh. While adjusting the asset in the balance sheet, we will adjust it with the book value. Whereas the profit or loss on such sale of asset will appear in the income and expenditure account. Yes or no? And even the depreciation will also appear in the income and expenditure account. पर सर यहां इन्होंने date of sale तो नहीं provide की गई है. Whenever the date of sale is not provided, assume it to be on the first date of the year itself. सारी की सारी purchase और sale कौन से दिन पे assume करेंगे? First. Anyways, अगर suppose date दे भी दी होती तो आपने जिस दिन तक के एसेट बिकी थी तब तक का डिप्रीसिएशन अलग से क्लेम किया होता और उसके बाद प्रॉफिट लॉस एडजस्ट किया होता है नहीं? तो अल्टीमेटली 20,000 ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जाते ना. कुछ हिस्सा डिप्रीसिएशन के तौर पे जाएगा, कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस के तौर पे जाएगा, है ना? तो अल्टीमेट अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम और नॉट. सो बेटर व्हाट बेट. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझ लो. 1 लाख की एसेट थी हमारी. मान लो आपने 1 अक्टूबर को ये एसेट बेची. अब अगर इस एसेट को आपने 1 अक्टूबर को बेचा है तो पहले आप 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 6 महीने का डिप्रीसिएशन चार्ज करोगे. नॉर्मल डिप्रीसिएशन टॉपिक के हिसाब से अगर गिना जाए तो थोड़ा थोड़ा याद होगा, इनको ज्यादा याद है. 7,500 का डिप्रीसिएशन क्लेम होगा. मतलब बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड एज ऑन द डेट ऑफ सेल कम्स टू 92,500. 92,500 का एसेट आपने बेचा कितने में? 80,000. क्योंकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में जो अमाउंट दी होती है दैट इज नथिंग बट द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट और नॉट. मतलब 92,500 की बुक वैल्यू की एसेट आपने बेची कितने में? 80,000. मतलब ये कि देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ 12,500. आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन लिखा 7,500 इस एसेट का. आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 12,500. टोटल तो 20,000 ही लिखा ना. तो अगर डेट ऑफ सेल नहीं दिया हुआ है तो बेटर ऑप्शन इज व्हाट? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. परचेज एंड सेल व्हेन नथिंग इज प्रोवाइडेड, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर जिंदाबाद. इज इट पॉइंट राइट? ओके. सो इन दिस केस how will it be appearing now in my income and expenditure account and in my balance sheet? These are the stunts performed by the experts. Please do not try this at home. नहीं उसके आगे बोलते हैं ना इन द या इन द ट्रेंड कंडीशंस. हाँ, द स्टंट्स आर परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट्स इन द ट्रेंड कंडीशंस. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. है जी? क्या है? अच्छा बस बोला क्या तूने? नहीं नहीं मैं कार से आया आज. है ना, वो गाड़ी पे ड्राइवर रखा हुआ है तो वो गाड़ी लेके आएगा ना. मैं असो 2. Loss on sale. 1 lakh का सेल वैल्यू सॉरी बुक वैल्यू माइनस 80,000 का सेल वैल्यू. सो 20,000 का लॉस है ना. एंड 2 डेप्रीसिएशन. अब अगर 5 लाख में से 4 लाख की एसेट आपकी बिक चुकी है, सॉरी 1 लाख की एसेट आपकी बिक चुकी है तो बची 4 लाख की एसेट. उस 4 लाख की एसेट पे आपका 15% पूरे साल का डिप्रीसिएशन आएगा या नहीं? इनटू 15%. इजहार का तरीका बदल रहा हूं, दोनों चलते हैं.
पिछले वाले एग्जाम्पल में अलग तरह से इजहार किया था, यहां अलग इजहार कर रहे हैं। 1 लाख का 15% ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, that is 7,500. So the total of depreciation that will be appearing in the income and expenditure account debit side comes to 67,500. और बैलेंस शीट में कैसे इजहार होगा? फिक्स्ड एसेट्स, कितने की फिक्स्ड एसेट्स? 5 लाख है ना, लेस असेट सोल्ड, कितना? 80,000 है 1 लाख? 1 lakh. The asset in the balance sheet will always be reduced with the book value and not the sale value. PTR. Point to remember. If an asset is sold, if an asset is sold, while preparing the balance sheet, the book value of the asset sold, the book value of asset sold will be subtracted and not the sale value. The book value of asset sold will be subtracted and not the sale value in the balance sheet. अच्छा, बैलेंस शीट का रेफरेंस पहले लिखा है, हाँ ठीक है. So let's asset sold 1 लाख, add addition or asset purchased rupees 1 lakh, आया ना. सब टोटल देयर ऑफ कम्स टू, यार ये 4 के पीछे क्यों लगाऊं मैं आज, 5 लाख लेस depreciation. We have already calculated that in income and expenditure account, 67,500. क्यों मैंने कहा असेट की बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी? क्योंकि अगर आप कंसोलिडेटेड एंट्री पकड़ो तो इट विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 20,000 टू असेट अकाउंट 1 लाख रुपीज और नॉट. तो असेट की बुक वैल्यू ही हमेशा बैलेंस शीट में से सब्ट्रैक्ट होगी. एम आई राइट? रुपीज 4,32,500. एम आई गोइंग फाइन फॉर एवरीवन? पहले पढ़ रहा है या नहीं? Shall I come ahead? Another example. भाई इतना क्या नाराज हो रहे हो? तुमको हाल फिलहाल आईपैड अलाउड ही नहीं है. X3 profit on sale 30,000. बस इतना सही चेंज था. अरे लिखो ना, दे रहा हूं टाइम, ऐसे क्या कर रहे हो, रोते क्यों? एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन पुटिंग द लाइन्स इन योर बुक. जिंदगी में आज तक जितनी बर्बादी हुई है वो लाइन मार के ही हुई है. एसएम सर की स्टोरी नहीं सुनी तुमने? नहीं सुनाएंगे, एसएम सर है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कहानी आ ही जाएगी. आज कुछ तो बोल रहे थे ना, हिंदी मीडियम, लड़की का लफड़ा, चैलेंज, डेयरिंग, ऐसा कुछ कुछ. वैसे शायरी शायरी बोलते थे एसएम सर? मैंने तो सुना था गाने सुनाते हैं सिर्फ, वो बड़े अच्छे लगते हैं. आजकल तो उनका गाना ही चेंज हुआ है. वो बोलते हैं जरूरत है जरूरत है जरूरत है, एक हंसनी कुछ तो ऐसे ऐसे गाना है उनका. हाँ, उसके ऊपर कॉपीराइट है.
ठीक है, यूट्यूब वालों को क्या है, वो किसी को भी कॉपीराइट करते हैं। उनको बोलो, आईसीआई को बोलो ना, हमारी कॉपीराइट करेंगे। कम से कम अगले अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट में तो बैठेंगे ना। अरे अगर कॉपीराइट होगी तो ही तो इंटरमीडिएट में जाओगे ना, ऐसे क्या, मतलब इसमें गलत क्या बोला मैंने? नॉनसेंस, तुम्हारे फेवर में बोल रहा हूं तो भी तुम नाराज हो रहे हो यार, मतलब हद हो गई। वापस याद दिलाऊं तुमको? सर वही आधा घंटा निकल गया अब तक, क्या आपने याद नहीं दिलाया एक बार भी? सारे परेशान थे। ये मेरे को परसों बीवी की बहुत डांट पड़ी। क्या क्या था? व्हाट डिड यू से? वाह, बेटा सबको अपनी अपनी बीवी की डांट पड़ती है, कौन सी नई बात है। नहीं, वो डांट किस लिए पड़ी वो नहीं पूछ रहे, वहां बोल रहे, देखो वहां है। बड़े नालायक बच्चे हो यार तुम, सच में। नहीं जाने दे, अब नहीं बताऊंगा मैं, कैंसल। बता दिया होता, इतनी अच्छी बात थी, तुमने सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मूड ही खराब कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, सो फिक्स्ड एसेट ऑफ 5 लाख गिवन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, you have been given the receipt and payment account whereby you have been provided to sale of asset 80,000, but within that bracket is mentioned as profit on sale of asset of 30,000। मतलब बैलेंस शीट में से जब हम लोग असेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस असेट की वैल्यू होगी 1,10,000। करेक्ट और नॉट? हाँ, सब लोग अपने आप को एक एक टपली मारो, जितने लोगों ने कहा यस यस यस, प्लीज 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 प्लीज। 1,10,000। अबे प्रॉफिट माइनस करके बुक वैल्यू आता है या प्रॉफिट ऐड करके? ऐड। हाँ, मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, सारे पैसे मोबाइल खरीदने में खर्च हो गए, अब और कौन सी पार्टी? पागल। मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, राइट, 80,000 में मोबाइल खरीदा था। 80,000। भूलना मत। हाँ, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन क्लेम किया, मान लो 25%। 25% मतलब 25%, सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहता ना, मैं यूरोपियन लोगों के साथ में बैठा हूं। 80,000 का 80,000 का 25%, दैट इज 20,000 इज द फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। 60,000 रुपए का मेरा मोबाइल मेरे बुक्स में। अब ये 60,000 का मोबाइल, कोई बंदा आया मेरे पास वाह करने वाला, उसको बोला मैंने मोबाइल यूज किया, मैंने, राइट, सोच कितना डेटा होगा। तो वो बंदा कुछ अलग ही लाइफ टाइप का डेटा समझने लगा। वो सोच रहा था सर आपके पास भी, मैं क्या वो वाला नहीं बेटा, जहां बंदे के पास पहले से प्रैक्टिकल हो, थियरी क्या जरूरत है। तो मतलब मेरे को वो 80,000 में से 30,000 माइनस समझाने के लिए कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं, सोचो। और ऐसे वाले एग्जाम्पल जल्दी समझ आ जाते हैं तुमको। कमाल है, बड़े ही करप्ट लोग हो, सीरियसली। आईसीआई बचाए तुमसे। वेल, तो मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब मोबाइल बहुत बढ़िया है, एकदम कड़क, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के बेचा। मैंने कितने में मोबाइल बेचा? 70,000 में, बराबर। मतलब whenever there is a profit on sale of asset, the sale value of the asset will always be more than its book value or not। तो इस केस में अगर मुझे सेल वैल्यू से बुक वैल्यू पे आना होगा तो मुझे प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना होगा ना।
If I have sold an asset for 80,000, making a profit of 30,000 means the book value of that asset was 50,000 only or not? तो तुम ऐड कहां करने निकले थे? इसीलिए आईसीए ने यहां बिठाया तुमको। नहीं, सही बात है, ये याद रखना जरूरी है। You are good, you are pro in the concepts. But when it comes to the simpler calculations, you make the mistakes in that, and due to that, your whole answer goes wrong. You can avoid these silly mistakes. I would call this a silly mistake. कई लोगों को तो दिमाग में भी नहीं आया था कि हम लोग गलती कर रहे हैं. You can avoid these silly mistakes only and only if you have practiced enough number of questions. तब तक वो रियलाइज ही नहीं कर पाओगे ना तुम. सिंपल सा बात है, अगर बुक वैल्यू ज्यादा होगी सेल वैल्यू से तो लॉस है, अगर बुक वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट है. इतना तो लॉजिकल बात है ना. अगर बुक वैल्यू सेल वैल्यू से कम है तभी प्रॉफिट होता है, ये बात तो पक्की है कि नहीं. तो 80,000 में 30,000 रुपए ऐड कहां करने निकले थे आप टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड? Whenever I have sold an asset at profit, the book value will always be lesser. Whenever I have sold the asset at loss, the book value will always be higher than the sale value or not. तो भावनाओं में बहने के बजाय लॉजिकल सोचना चालू करो. मैंने कहा 80,000 का सेल वैल्यू प्लस 30,000 रुपए का प्रॉफिट, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड 1,10,000. यस सर. और बाद में बंदा सोच रहा है यार ऐसा भी होता है. आपने 80,000 की असेट 30,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके नहीं बेची है. 80,000 इज द सेल वैल्यू. रिसीट पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा आया उतना ही दिया जाएगा या नहीं. तो अगर तुम्हारे पास 80,000 ही टोटल आया है, मतलब द सेल वैल्यू ऑफ द असेट इज बाय इटसेल्फ 80,000 और नॉट. And if 80,000 is the sale value, you have made the profit of 30,000. तो actual asset की book value कितनी थी? 50,000. Did you realize it now? Is it clear? पक्का? इसके बाद गलती अगर कर ली ना बेटा, गलती सोच लेना, वापस नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को. टेस्ट में बात कर रहा हूं, आईसीआई तक तो गलती करने ही नहीं दूंगा. जितनी गलतियां करनी है यही कर लो, इसके बाद तो इंटरमीडिएट में ही बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना है. खुदा ना खास्ता. पीछे से जरूरी होता है नहीं सर लगाना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो यार, धंधे में ध्यान देके पढ़ाई करो. एंड द बैलेंस शीट, तो इसकी एक लाइन आई नहीं. So in my income and expenditure account on to the credit side, I'll have what? By profit on sale as 30,000, and on to the debit side to depreciation 4,50,000. कहां से आया 450? 5 लाख में से 50,000 की एसेट बेची है, तो 4.5 लाख की एसेट बेची है नहीं. इनटू 15%, दैट कम्स टू 60 7,500. एंड 1 लाख की एसेट जो आपने न्यू खरीदी हुई है, पे 15% फॉर ओनली 6 months, that is 7,500. Outer amount column, it comes to 75,000. Am I right? And at the same time, in the balance sheet, अरे lines कम क्यों आ रही है भाई? In the balance sheet, onto the asset side, fixed assets
Inner amount column 5 lakh less book value of asset sold 50,000, add addition or purchase 1 lakh. इस तरफ जो लोग आपस में बात कर रहे हैं बाहर निकल जाओ. मत बैठो यहां पे. वापस वापस थोड़ी ना रिवीजन बैच में बैठने को मिलेगा तुमको. बेवकूफ लोग. 5,50,000 less depreciation 75,000 4,75,000. बेटा आंकड़ों में ना मैं बड़ा होशियार हूं, उसकी दिक्कत नहीं है. आंकड़े आ कैसे रहे उस पर फोकस रखो. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ट्रेन टू लव द फिगर्स एंड आई डू इट थॉरली. डन. देखो एक एग्जांपल. एड एग्जांपल. An asset was purchased on 1st July 2022 for rupees 2 lakh. Whereas the assets at the beginning of the year were rupees 6 lakhs. A part of the asset was sold during the year. A part of the asset was sold during the year at a profit of 25,000. The depreciation is charged at 20% per annum. वो नया सेट कितने में खरीदा? 2 लाख. और ओपनिंग कितना था? 6 लाख. हाँ. At the rate of 20% per annum, whereas the closing balance in the asset account was 5,80,000. 5,80,000. Prepare the extracts of receipt and payment account and the income and expenditure account. Receipt and payment account and the income and expenditure account. बस इतना सा सवाल. Good.
कंसेप्ट को अगर ठीक से पकड़े होंगे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. 22-23. फाइनेंशियल ईयर 22-23. तुम भी सॉल्व करो ऑनलाइन, नहीं तो बीच में ही चलो जाओगे. मम्मी नाश्ता दे, ब्रेक लगाए. डन. चला है.
If you would simply prepare the asset account, you'll get all the answers. You're not required to do anything. No statement to be prepared, no working note, anything other than the asset account. Observe it. If this is my asset account, observe it. I've been provided the opening balance of the asset as 6 lakh, right? So to balance brought down as 6 lakh. Then on 1st of July 2000 and what is that? 22. I purchased an asset for rupees to bank 2 lakh. I've been provided the closing balance of the asset as well, amounting to rupees 5,80,000. So by balance carried down as 5,80,000. Correct? And I've been further provided that there is a profit on sale of asset of 25,000. How do you pass the entry for transfer of profit? It will be credited to income and expenditure account or not? From the debit of asset account or not? So to what? Income and expenditure, or to profit on sale, income and expenditure account for profit on sale as 25,000. Correct or not? अब यहां कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, वो ऐसे कि आपके पास असेट सेल की डेट प्रोवाइडेड नहीं है. अगर आप ये अज्यूम करते हो कि आपकी असेट फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे बिक गई, करेक्ट, तो आपके ओपनिंग बैलेंस में से कितना अमाउंट माइनस करना है बुक वैल्यू का, वो आपको पता नहीं है. उसके बगैर आप डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे. करेक्ट है नहीं? और वही अगर आपने ऐसा अज्यूम किया दैट असेट इज सोल्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, असेट इज सोल्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, अगर ये आपका अजम्पशन है तो क्या होगा? आप पूरे 6 लाख रुपए पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे या नहीं? आप में से 60% जनता यहीं अटकी हुई थी कि हमने सेल डेट क्या अज्यूम करनी है, क्योंकि लूप बन गया ना. हम जब तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हमें असेट सोल्ड की बुक वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब तक हमें असेट सोल्ड की बुक वैल्यू नहीं मिलती है तब तक हमने कितने में असेट बेची इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना? So in these kind of circumstances, whenever this kind of question comes, where you are provided everything else, you know what is opening balance, you know what is closing balance, you know what is the date of purchase of asset, but you do not know the date of sale of asset, and depreciation is not been provided to you. Depreciation calculate करना है. यहां अगर depreciation भी दे दिया होता तो लाइफ बड़ी सिंपल थी. You would have simply written by depreciation for the amount, और जो बैलेंसिंग फिगर था that was by bank. Yes or no? पर यहां वैसा प्रोवाइडेड नहीं है. So we have to assume what? That the asset is sold on last date of the year. जब रिसीट, एक मिनट समझ लो सर. अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर अज्यूम करो, अब आप कह रहे हो कि लास्ट डेट ऑफ द ईयर अज्यूम करो. सर आप हमें ही कंफ्यूज कर रहे हो. Understand the point, please. Given the circumstances, your assumptions may change or not. Your assumptions need to be realistic. And इसीलिए मैंने कहा, क्यों? जब हम पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वहां पे आपके पास असेट को बेच के कितना पैसा आया ये पहले से पता है.
और वहां आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कहा, आप अज्यूम कर लो कि फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे असेट सोल्ड था, करेक्ट है। पर यहां क्या कहानी है कि आप जब तक डेप्रीसिएशन नहीं जान पाओगे तब तक सेल वैल्यू नहीं जान पाओगे, उसके बगैर आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। और जब तक आपके पास सेल वैल्यू नहीं आती है तब तक आप रिसीट पेमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्यों? कि असेट जो बेची उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, becomes a big question or not. So in that case, better assumption is what? That asset was sold on the last date of the year. And if I assume it like that, now observe the case. By depreciation, 6 लाख पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन। अरे हाँ, वो अमाउंट मुझे भी समझ आती है, पर 6 लाख पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा ना। हाँ, into 20%, that is 1,20,000, and 2 लाख रुपए पे 9 महीने का डेप्रीसिएशन, 1 जुलाई ना, 15%, that is 30,000. So total of depreciation that goes to is 1,50,000. अब इस असेट अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, that is nothing but the sale value of the asset or not, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है। डेबिट इज 8,25,000 whereas credit is 6,30,000. So difference of 1,95,000 is nothing but 195 ही आता है ना, only 95,000. Okay, the difference of 95,000 is nothing but what? The sale value of the asset, not the book value of the asset sold. 95,000 is what? सेल वैल्यू एंड नॉट द बुक वैल्यू। इसीलिए तो 25,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर किया ना तुमने। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? तो बाय बैंक कम्स टू 95,000। डिड यू गेट दैट? अब अगर मैं रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो रिसीट पेमेंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? टू सेल ऑफ असेट। बेटा रिसीट एंड पेमेंट बाय इटसेल्फ इज बैंक, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? बनाओ बनाओ, लिखो जिन्होंने नहीं बनाया। टू सेल ऑफ असेट 95,000 into bracket profit on sale 25,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी सेल रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, आई एम सॉरी, बाय असेट, बाय असेट इंटू ब्रैकेट 1/7/2022। 1 जुलाई को परचेज दिखाया ना, बराबर है ना? बाय असेट 1/7/22 रुपीज 2 लाख। रिसीट साइड में असेट की सेल वैल्यू डेबिट हो गई और पेमेंट साइड में असेट की परचेज वैल्यू, जो असेट आपने परचेज की उसकी वैल्यू आ गई। आ गए ऑनलाइन वाले, तो कहां हो? सर सोल्ड एट द बिगिनिंग भी करके दिखाओ। नहीं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। क्यों भाई? एग्जाम में आंसर चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, समझा? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन टू द डेबिट साइड, टू डेप्रीसिएशन, $1,50,000 सर आंसर में इसके लिए नोट लिखना होगा क्या? नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज विद दैट अजम्पशन ओनली द क्वेश्चन इज आस्क्ड। एंड ऑन टू द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट ऑन सेल 25,000, बराबर है?
बनाया आप लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं फॉर अ बेयर मिनिमम 5 मार्क्स। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। वर्किंग नोट 2 मार्क के लिए, इनकम सॉरी 2 या 3 मार्क के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1 से 1.5 मार्क, रिसीट पेमेंट अकाउंट 1 से 1.5 मार्क। राइट? So this was about the aspects related to the sale of asset. Anyone having any kind of questions? हाँ जी? बैलेंस शीट, असेट साइड, फिक्स्ड असेट 5,80,000 खत्म। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना, फिर वापस क्यों सारा इजार वापस से करूंगा मैं? बनाया ना वर्किंग नोट। हाँ हाँ जी, सॉरी, स्टेटमेंट फॉर्म में बिल्कुल कर सकते हैं। Working notes can be prepared either in account form or in the statement form. I have been fond of preparing everything in the account form. क्यों? मुझे सिंपल लगता है। अकाउंटिंग एंट्रीज से आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बेयर मिनिमम हो जाते हैं, और इसीलिए मैं अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता हूं, एडलेस वाला मेथड फॉलो नहीं करता हूं। यहां मैं प्लस माइनस करके कर सकता था। ओपनिंग बैलेंस, एड एसेट परचेज्ड, लेस एसेट सोल्ड, या फिर लेस क्लोजिंग बैलेंस, लेस डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। यस और नो? आई कुड हैव डन लाइक दैट, बट उसमें अगर मैं प्रॉफिट भूल गया होता तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो भूल गए तो तुम्हारी वैल्यू 70,000 रुपए आएगी, एंड योर आंसर इज रॉन्ग। यू गेट दैट? एंड दैट्स व्हाई आई फॉलो द अकाउंटिंग सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अकाउंटिंग सिस्टम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद शुरुआत में हो सकता है कि तुमको समय थोड़ा ज्यादा लगे, बट व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट सिस्टम थरली, एवरी टाइम योर आंसर विल बी करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो ट्राई टू फॉलो द अकाउंटिंग सिस्टम एंड नॉट the statement system. Can we assume that asset is sold in the middle of the year, like at 6th month? Mr. Arpit, in that case, how will you calculate the depreciation? Tell me. If you assume the asset is being sold on any date other than 31st of March, how will you arrive at the amount of depreciation? क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सेल की हुई एसेट की वैल्यू ही नहीं है, तब तक तुम डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? अभी तुमको इजी लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास सेल वैल्यू आ गई इसलिए, और अगर तुमने वैसा अज्यूम करके डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस गलत हो जाएगा, है ना? सो कैन नॉट। दैट्स व्हाई आई सेड अज्यूम द डेट ऑफ सेल इज व्हाट? लास्ट डेट। सेल वैल्यू देते हैं और डेप्रीसिएशन भी पूछ सकते हैं क्या? ऐसी है, ये जरूरी है कि तेरे से पूछ के पूछेंगे कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं? बस दुआ कर कि मेरे को एग्जामिनर नहीं बनाए, पेपर सेटर। चलो, 3 बार अप्लाई किया, तीनों बार रिजेक्ट किया इन्होंने मेरे को। वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम ही पेपर सेट करोगे, सारे पेपर अब तो सर्कुलेट कर दोगे। मैं कहा नहीं करूंगा। कहते वो ठीक है, तूने एग्जाम्पल तो सारे ही पढ़ाए होते हैं ना, मतलब फिर भी फेल करूंगा। कहते नहीं, फेल थोड़ी करना है, हमको पास करना है। हाँ, वेल एनीवेज, नहीं यार फेल नहीं करूंगा। मतलब मैं तो कह रहा हूं ना कि जितनी गलतियां करनी यहां कर लो। मुझे एक बात बताओ ना, इस तरह का एग्जाम्पल जो अभी आपने सॉल्व किया, तुम छान के दिखा दो, एक बुक दिखा दो मेरे को पूरे देश में, एक बुक दिखा दो जिसमें सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन छपा हुआ हो। सर इतनी बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा अब। so, आप जो बोलो सही। एनीवेज, सब्सक्रिप्शन जो आपने हमारे YouTube चैनल का खरीद के रखा हुआ है 11 रुपए में। सो वेल, डेप्रीसिएशन 15% क्यों लिया भाई? 9 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। Asset was purchased on 1st of July. Depreciation is charged at the rate of 15% per annum. इसलिए 15% लिया, सॉरी 20% per annum, इसीलिए 15% कंसिडर किया। करेक्ट है? ओम नाम भी खतरनाक है यार, ओम सागर। हाँ जी,
चलाए. The next point, सर ये खतरनाक चीज है सब्सक्रिप्शन. बेटा तू नेटफ्लिक्स का छोड़ दे, फिर ये सब सही लगेगा. सब्सक्रिप्शन. सर मेरे पास तो वॉचो है, 1 में 10 ऐसा कुछ तो था वॉचो. हाँ देखो, बैठे अपने पास सारे टाइप के सब्सक्राइबर बैठे. सब्सक्रिप्शंस फॉर ए क्लब, a school, a kind of charitable organization, a cooperative society is the core area of recurring revenue income. Whatever is the annual subscription for the year, such annual subscription appears in the income and expenditure account. There can be a situation where you have collected less than what was the total subscription. In that case, the subscription amount that is yet to be recovered appears in the balance sheet onto the asset side as subscription receivable. There can be a situation where some part of the current year's subscription was collected in previous year itself. That is, subscriptions received in advance. The subscriptions received in advance appear in the opening balance sheet onto the liabilities side, because you are talking about an income. Income that is receivable is an asset for you. Income that is received in advance is a liability for you. So whatever is the amount of pre-received subscription or the subscription received in advance will always be considered as a liability. Whatever is the subscription still receivable, it may relate to the current year, it may relate to some preceding year. If the subscription is still receivable, that is considered as an asset. So subscription pre-received, receivable, received. If there is a subscription received during the year, this subscription received during the year appears in receipt and payment account on the receipt side, of course. Correct? Now, if this subscription is received for current year, subscription received during the year, if it is received for current year, it is income for the year or not? So where should it go? Income and expenditure account. Are you able to get it? Whereas subscription received during the year, मतलब receipt and payment account में दिया हुआ है, but it is for previous year. In that case, it was receivable at beginning. Where will the subscription receivable at the beginning appear? In the opening balance sheet onto the asset side. This appears in opening balance sheet on asset side. Correct है? Whereas अगर if it is the subscription received during the year, इस साल में मिला है हमको, पर है
अगले साल का, दिस इज रिसीव्ड फॉर next year or subsequent year, then in that case this is called as pre-received at end or not. If it is the subscription received, हाँ एक मिनट पढ़ा लेने दे यार, लिखने को टाइम देता हूं, रुक जा। मेरा मैच कितना मुश्किल से याद करके आता हूं, तेरे को मालूम है? हाँ ना, वो डायग्राम पूरा याद रखना पड़ता है, ऐसे किधर से कहां बाण गया था, किधर कहां जा रहा है, ध्यान रखना पड़ता है। जाने दो यार, कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, वो मास्टर सारा रट्टा मार के आता है, हमसे तो नहीं होता इतना। मेरे को सीए बन के 20 साल हो गए, अब क्या करें ना, तो याद रह ही जाता है। अदरवाइज ये सब मैंने पढ़ा कब था, 1996 नहीं 1997 नहीं 96 97 बराबर। For the next year it is pre-received at the end, so it will appear where? Closing बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बराबर है। दिस इज अबाउट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, which means what? If there is a subscription pre-received at the beginning, pre-received at the beginning, अगर वो इस साल से रिलेटेड हो, फॉर करंट, पिछले साल में मिल गया था, फॉर करंट ईयर, it will be appearing at two places, where ओपनिंग बैलेंस शीट में, कहा? अरे मैडम प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड कैन नेवर बी असेट एंड रिसीवेबल कैन नेवर बी लाइबिलिटी। हाँ, तुमको उल्टा जल्दी समझ में आता है। तो दिस विल अपीयर इन ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड, और क्योंकि ये इस साल का इनकम है तो कहां जाना चाहिए? In the income and expenditure account for current year. Is it point right? वही pre-received at the beginning है, and it is for subsequent year. हो सकता है क्या 2021-22 में हमको 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ इस साल के लिए, 6,000 रुपए का कलेक्शन हुआ अगले साल के लिए? कैन इट बी पॉसिबल? इन द ओपनिंग बैलेंस शीट वी आर गिवन सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड 2022-23 10,000, 2023-24 6,000। पॉसिबल है या नहीं? इसमें से 10,000 रुपए वाला जो सब्सक्रिप्शन है कहां जाएगा? वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड हो जाएगा या नहीं? और जो अगले साल का सब्सक्रिप्शन है वो कहां जाएगा? वो तो अभी भी प्री रिसीव्ड ही होगा ना। So it will appear in closing balance sheet onto the liabilities side. So this amount will appear in liability of opening as well as closing balance sheet. मैं थोड़ा सा ज्यादा फैक्टर आउट, फिल्टर आउट करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। I hope this is clearing the doubts more easily for you people. All right? Then, receivable. अच्छा, pre-received at the end वाली तो बात कर ली हमने। कैसे? रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, pre-received at the end, है ना? Receivable at beginning कहां दिया होगा? कहां दिया होगा? रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, असेट किसका? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो दिस विल बी गिवन टू अस इन ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन टू द असेट साइड। अब सपोज ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया हुआ है, रिसीवेबल 50,000 रुपए,
करंट ईयर के रिसीट पेमेंट अकाउंट में मेंशन्ड है रिसीवेबल रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर 40,000। रिसीवेबल कितना था 50, रिसीव कितना हुआ 40, मतलब अभी भी 10,000 रुपए रिसीवेबल बाकी है नहीं, कहां आएगा 10,000 still receivable will appear where? Closing balance sheet asset side. So this will be compared with what? Receipt during the year. Receipt during the year कहां मिलता है आपको? रिसीट पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में, बराबर है नहीं? अब रिसीव्ड इज इक्वल टू रिसीवेबल, नो एडजस्टमेंट, बराबर है? पर रिसीव्ड इज लेस देन रिसीवेबल। सर अगर रिसीव्ड रिसीवेबल से ज्यादा हुआ तो वो मेंबर मेरे ससुर जी हैं जो मेरे को ज्यादा पैसा देके जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता भाई। पिछले साल का रिसीवेबल अगर 50,000 रुपए है तो इस साल में मैक्सिमम रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर विल बी ओनली 50,000। इट कैन नॉट बी 55,000। नहीं रख लो, 10% ऊपर का बनता है। कोई नहीं, आपका तो इतना बनता ही है। ये ससुर ही बोल सकता है अपने जवाई को, राइट? हाँ, वो भी अगर को मारवाड़ी गुजराती सिंधी रहेगा तो। हाँ, बाकी तो कहानी गंभीर है। अब कोई एक बंदा चला गया अपने ससुर के पास, यार तुम्हारी बेटी मेरे को बहुत परेशान करती है। वो ससुर ने भी बड़ा कड़क रिप्लाई दिया, कहता बेटा जो तुम ब्लाउज पीस लेके गए हो ना उसका पूरा थान हमारे पास है। So, well, anyways, if received is less than receivable, मतलब क्या? आपका एडवांस कौन था? एडवांस कैसे भाई? मैंने कहा ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 50,000 रिसीवेबल था, 40 रिसीव्ड है, 10,000 इज स्टिल रिसीवेबल और नॉट? एडवांस कहां से आ गया? तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वापस ससुर बन रहा है तू। ठीक है, रिसीव्ड इज लेस देन व्हाट वाज रिसीवेबल, बराबर है ना? लेस है, मोर नहीं हो सकता क्योंकि समर सीजन है। सो वो तो रेनी सीजन में आता है ना मोर। If received is less than receivable, then in that case, मैं नहीं बंद होगी। If आना एप्पल पेंसिल भी नाराज होगी, मैंने नहीं लिखना है तुम्हारे जोक सुन के। So if received is less than receivable, then in that case, whatever is the differential amount that will appear where? In the closing balance sheet onto the asset side as receivable for previous year. Correct है? पक्का? Received, sorry, receivable minus received. This will appear where? Closing balance sheet asset side. Am I going fine? आज का होमवर्क है क्या? आज के सारे प्रॉब्लम्स रीसॉल्व करने हैं और सब नहीं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, रुको। हाँ, लोग मतलब जैसे होमवर्क नाम सुनते ना बड़ा बोरिया बिस्तर बंद करना चालू कर देते हैं। सर क्या ही बताएं सर, दोपहर से बैठे यहाँ पे। हाँ ना, अबे अच्छे बैठे हो, बाहर धूप देखो कितनी है, एसी में बैठे हो बढ़िया एकदम ठंडक में। सर वो सब ठीक है सर, आईसीआई ने जो हमारी हीट क्रिएट की हुई है ना। Received is less than receivable, then in that case the balance receivable will appear in closing balance sheet onto the asset side.
रिसीवेबल एट एंड। कहां से पता चलेगा तुमको रिसीवेबल एट द एंड? फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स। वो मैं याद है स्कूल में ना, प्रिंसिपल जैसे स्पीच देने आते थे ना, हर 10 मिनट में हम लोग तालियां बजाते थे टू गिव अ काइंड ऑफ इंडिकेशन, यू नो। तुम कितनी भी इंडिकेशन दे लो, 7:30 का टाइम है बेटा, अभी 7 मिनट और है मेरे पास, पकाऊंगा तो पूरा, राइट? सो लोग मुर्गियों की आवाजें निकाल रहे हैं। बेटा आईसीआई ने सिर्फ फेल किया है, तुम्हारा अंग नहीं बदला है अब तक के, वो तो अगले जन्म में होगा बेटा। वेल एनीवेज प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, वापस आ जाते हैं जरा। लास्ट कंसेप्ट है, कल सारे एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन के करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, राइट? हाँ। सो if there is any amount receivable at the end, that will generally be provided through the adjustments, and this adjustments will always have two effects. क्या effect होंगे? One, it will be added to the subscriptions received during the year, and two, it will be appearing in closing balance sheet assets. Added to subscriptions received during the year and appears in closing balance sheet asset side. Is it one right? तो होमवर्क क्या है? जितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो रीसॉल्व करने हैं, पढ़ने नहीं है, और कंसेप्ट्स को थरली रिवाइज करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट होगा तो असेट का बुक वैल्यू सेल वैल्यू से कम होगा, और अगर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट होगा तो असेट का बुक वैल्यू सेल वैल्यू से ज्यादा होगा। विल मीट टुमारो। थैंक यू।